होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं लाडले? और एकदम तैयारी को आगाज करने के लिए एक बेहतरीन से रणनीति के साथ हम लोग शुरुआत कर चुके हैं क्रैश कोर्स की। तो प्यारे बच्चे, आपको बता दिया गया है कि हम एक क्लास कैसे करने वाले हैं, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। आज से वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आज से हमको ऐसी पढ़ाई करनी है जो हमारी पेपर की खोपड़ी में छेद कर दे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन आपको बताएं, जिस तरीके से बताएं, वैसे आपको याद करते हुए समझते हुए चलना है। पेन और कॉपी आपके हाथ में हो, हर एक क्वेश्चन यहां पे दिमाग में छपना है और उस समय तक याद रखना है कि जब तक मेरा पेपर बढ़िया तरीके से ना हो जाए। तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे पेन और कॉपी तैयार रखिएगा। जैसे आपको समझाया जाए, जैसे आपको बताया जाए, वैसे कार्य को करना है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। भैया हो गया। और इस लक्ष्य के आगे हम बढ़ेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाहे जितनी भी समस्याएं आए, लेकिन उन समस्याओं से लड़कर हमको आगे बढ़ना है। हमने आपको टारगेट रखा है कि 99 अंक तक प्राप्त करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। तो उसके लिए प्यारे बच्चे हमको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, उन्हीं प्रश्नों पर विशेष फोकस करना है जो हमारे पेपर में आ जाए। हमको उन्हीं पर विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस बहुत ही बड़ा है। उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ में ये भी हम आपको बता देंगे कि प्यारे बच्चे वो क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं और लिखे कैसे जाएंगे। तो ठीक है, तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं सचिन, सुरजीत कुमार, सलमान, मनीष कुमार, मुकेश कुमार, मोहम्मद अरफान, विशाल कुमार, रोहित गुप्ता, रवि कुमार, पिंकी कुमारी, पल्लवी। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। तो कैसे हैं आप प्यारे बच्चे? एक बार सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे और फिर हम अपनी क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? तो चलो भाई, सभी को नमस्ते, प्रणाम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद के साथ हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बता दिया गया कि कैसे आपको करना है ना? तो कैसे आपको करना है ये आपको बता दिए हैं कि किस बात को हम तैयारी करा रहे हैं प्यारे बच्चे, उस तैयारी पर आपको फोकस करना है। ये मत देखिएगा कि सर ये छूट गया वो छूट गया, बस आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, हम आपको बता दे रहे हैं कि हम आपको तैयारी कैसे करवाने वाले हैं प्यारे बच्चे। जैसा कि हमने क्लास में भी आपको पहले ही बता दिया गया था कि हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, उन्हीं टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए पेपर में आ जाए। साथ में ऑब्जेक्टिव भाई कहीं से पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम वन लाइनर लिखे हैं। ठीक ना? क्या है? वन लाइनर लिखे हैं। वन लाइनर में सारे ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे क्लास के जितने भी आपके पहले लेसन के होंगे, दूसरे वो सारे के सारे आपको वन लाइनर मिलने वाले हैं। मतलब हर लेसन के वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं और सब्जेक्टिव के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे एक बार बताओ कैसे हैं आप सब? बढ़िया है? चलिए सभी प्यारे बच्चे एक बार बताओ। हाँ भाई, भूले किसी को नहीं है, सभी हमारे लाडले और लाडली हैं, मेरे शेर और शेरनी हैं और मन लगाकर आप लोग पढ़ने वाले हैं। यही प्रॉमिस किए हैं आप लोग, हम भी ये प्रॉमिस करते हैं कि हम भी अपनी पूरी ताकत और जुनून और एकदम बढ़िया तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएं और फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो चले प्यारे बच्चे क्लास को शुरू किया जाए। क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। एकदम मस्त है। चलिए भाई, एकदम मस्त है। तो चले भाई, आज का फर्स्ट क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप मेरे साथ याद करने की कोशिश करते हैं तो मेरे सभी प्यारे बच्चे वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप क्लास से याद करके जाएंगे, है ना? पूरा का पूरा क्वेश्चन वो आप लोग याद करके जाएंगे। कैसे तरीका हो, बस हमको याद करना है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, चलो हम तो शुरुआत करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं प्यारे बच्चे, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था बोलेंगे। ठीक ना? सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी प्यारे बच्चे? ठोस अवस्था की। क्योंकि अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले जान तो लें कि ठोस अवस्था है क्या। हा? हम ये तो जान ले कि ठोस अवस्था है क्या प्यारे बच्चे। ठीक ना? तो सुनो, ठोस अवस्था होती क्या है प्यारे बच्चे? जैसे ये कोई पदार्थ हम बना रहे हैं, ध्यान से समझिए, ये कोई पदार्थ है। पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इससे मिलकर बने होते हैं, ये छोटे छोटे कण हैं। इन कणों की अगर विशेषता क्या क्या हो प्यारे बच्चे, इन कणों की विशेषता क्या हो, ये जो कण हो, ये जो कण है प्यारे बच्चे, वो एक नियमित क्रम में या फिर जिसे हम बोलेंगे निश्चित क्रम में हो, निश्चित क्रम में हो। और साथ में ये जो कण है प्यारे बच्चे, इनके मध्य जो बल पाया जाए वह बल पाया जाए प्रबल अंतरः आणविक बल। ऐसा बल प्यारे बच्चों, प्रबल अंतरः आणविक बल पाया जाए। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? इस पदार्थ को ही बोलेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? पदार्थ की ठोस अवस्था। ठीक है,
क्या होगा, है ना, जो भी पदार्थ के कण है वो निश्चित क्रम में हो और साथ में उनके मध्य कैसा बल पाया जाए, प्रबल अंतरा आणविक बल, एकदम मजबूती वाला बल पाया जाए, तो उसे हम पदार्थ की क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था। तो यहां पे लिख सकते हैं डिफिनीशन, क्या लिख सकते हैं, सुनो देखो ना, ऐसे बनाओ, वह है ना पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण किस क्रम में प्यारे बच्चे, निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में व, है ना, उनके मध्य कैसा, व उनके मध्य, मध्य कैसा बल प्यारे बच्चे, तो बोलेंगे प्रबल अंतरः आणविक बल, प्रबल अंतरः आणविक बल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, कॉमा ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। ये हो गया ठोस अवस्था, ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो हो गया ठोस अवस्था। क्या बोलिए, ठोस अवस्था। अब कैसे ठोस अवस्था, अगर एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा कि एग्जाम्पल बताओ कि हाँ ठोस अवस्था कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो अरे भैया ईंट आप लोग देखे होंगे ठोस होता है, पत्थर हो गया, है ना, बर्फ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, ठोस अवस्था वाली वस्तुएं हैं। तो शायद में आप जो शुरुआत कर चुके हैं प्यारे बच्चे की ठोस अवस्था की, है ना, जो ठोस अवस्था लेसन की शुरुआत हो चुकी है, ठोस अवस्था का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जिसमें कण निश्चित क्रम में हो और उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाए, ठीक ना, तो उसी को हम बोलेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी उदाहरण तो बहुत सारे हैं, हमको यहां से कोई लेना देना नहीं, बस शुरुआत है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन शुरुआत है तो यहां से आप समझते हुए चलेंगे। ओके प्यारे बच्चे, चलो हम आगे देखते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझ में आ रहा है ना सभी को। भाई देखो, दिल से दिल मिले, मन से मन मिले तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो पाती है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ सर ऐसे चलने दीजिए, ठीक ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। चलो प्यारे बच्चे, ठोस अवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आपसे अगली हेडिंग पढ़नी है क्रिस्टलीय ठोस। क्या है प्यारे बच्चे, क्रिस्टलीय ठोस, कैसे बोलेंगे, देखो प्यारे बच्चे, त्रिविम जानते हो, त्रिविम जानते हो, त्रिविम में ऐसे देखो, ये उंगलियां हमने मोड़ ली, तो ये त्रिविम, एक बीमा ये वाली, एक बीमा ये वाली, एक बीमा ये वाली, त्रिविम, ठीक ना, त्रिविम हो गया, त्रिविम हो गया ना, तो ऐसे बनाते हैं त्रिविम के बारे में। ये 3 लाइनें हैं प्यारे बच्चे, त्रिविम हो गया, इसे आप बोलेंगे त्रिविमीय, ये हो गया त्रिविम। बोलो, याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपको बताते हैं। क्या प्यारे बच्चे, ये त्रिविम में है, ठीक ना, त्रिविम। अब इसी त्रिविम में, अब इस त्रिविम में हम अवयवी कण व्यवस्थित करते हैं, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं प्यारे बच्चे, कैसे अवयवी कण, देख लो, एक इसी में एक देख रहे हैं कि सीधी रेखा में ऐसे अवयवी कणों को हम रखते हुए चल जा रहे हैं, कहीं पर कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से त्रिविम में ही इन कणों को हम व्यवस्थित करते हुए चले जा रहे हैं, व्यवस्थित करते हुए चले जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। त्रिविम में इन कणों को एक क्या निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये हो गया, यहां पे जो कण है, यहां पे जो कण है किस में है प्यारे बच्चों, त्रिविम में है, और साथ में वो कण किस क्रम में है, तो निश्चित क्रम में है, त्रिविम में है, लेकिन वो कण किस क्रम में है प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर वो निश्चित क्रम में है, ठीक ना, किस क्रम में प्यारे बच्चे, निश्चित क्रम में होते हैं। अब देखो एक बच्चे ने डिफिनीशन भी लिख दिया, क्या है प्यारे बच्चे, कि वे ठोस जिनमें त्रिविम में अवयवी कण किस क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक ना, ऐसे याद कर लो। अब ये त्रिविम में होगा और कण किस क्रम में होंगे, निश्चित क्रम में, तो उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। बोलो, याद हुआ, याद हुआ, त्रिविम में अवयवी कण किस क्रम में, निश्चित क्रम में हो भैया। डिफिनीशन बना लो, डिफिनीशन क्या होगी, पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण किस क्रम में, निश्चित क्रम में। फिगर नहीं बनाना, याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे याद करना, ऐसे त्रिविम बनाना और समझ लेना कि ऐसे 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 कण को रख दिए, क्रम निश्चित है, बस हो गया क्रिस्टलीय ठोस। बोलो, समझ में आया ना। अब देखो इसका डिफिनीशन कैसे पूछी जाएगी, ई है परिभाषा, सॉरी परिभाषा नहीं, ई है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे हो गया प्यारे बच्चे,
ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि रवादार क्रिस्टलीय ठोस क्या है, पेपर में पूछा गया है रवादार ठोस क्या है, ये याद रखना है। पेपर में याद रखना है कि रवादार ठोस क्या है और उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस, दोनों एक ही है प्यारे बच्चे। तो डिफिनीशन क्या बनेगी भाई, उसी के बारे में लिख लेते हैं। डिफिनीशन क्या होगी हम आपको लिख के बताते हैं। क्या होगा इसका उत्तर, देखो लिखने से पहले किसी का भी लिखो, किसी की भी डिफिनीशन लिखो, हेडिंग जरूर लिखो। ये हमने बना दी हेडिंग। हेडिंग क्या बनाई प्यारे बच्चों, रवादार ठोस। क्या हमने हेडिंग बनाई, रवादार ठोस। अब याद कर लो, है ना, पदार्थ की वह ठोस अवस्था जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, कामा क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ब्रैकेट में मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, कैसा ठोस, रवादार क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बोलो याद हो गया कि नहीं, याद हो गया कि नहीं। अच्छा प्यारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन बड़े बड़े वाले पूछे जाते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे भैया इनकी डिफिनीशन से इंपॉर्टेंट तो इसके एग्जाम्पल हैं, इनके डिफिनीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसके क्या है, एग्जाम्पल है। याद रखना प्यारे बच्चे, इसके एग्जाम्पल में क्या बोलेगा, ठीक ना, इसके एग्जाम्पल में क्या बोलेगा। तो ऐसे लिखना लाडलो, ऐसे हेडिंग बनाना उदाहरण, ऐसे पूरा लिखना बढ़िया तरीके से, और नीचे अंडरलाइन जरूर करना। उदाहरण में आपको लिखना क्या क्या है ना, क्या क्या लिखोगे। देखो NaCl नमक, NaCl, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, एक होता है प्यारे बच्चों क्वार्टर्ज, एक इंपॉर्टेंट है क्वार्टर्ज। और क्या हो सकता है, जैसे चांदी हो गया, ये सब धातुओं में कोई भी धातु आए प्यारे बच्चे, वो सब जो ठोस हो, ऐसा समझ लो जो ठोस हो, धातु के रूप में हो, वो सब के सब एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत आने वाले। राइट प्यारे बच्चे, बोलो क्लियर है, क्लियर है। सीयू धातु में कोई भी लोगे प्यारे बच्चे, वो सारे। एक बच्चे ने, पायल कुमारी ने आंसर दिया हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन, नमक, चीनी, ग्लूकोज। बिल्कुल प्यारे बच्चे ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना। बोलो क्लियर, ये वाला एग्जांपल याद रखना। ये एग्जांपल आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है। क्वार्टर्ज कैसा है, क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय। तो क्वार्टर्ज कैसा है प्यारे बच्चे, क्वार्टर्ज आपका रवादार ठोस है, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है NaCl क्या धातु है, ना प्यारे बच्चे, लवण भी हो सकते हैं ना। हीरा भी है, हीरा लेकिन ज्यादातर वो सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत चला जाता है, इसलिए हमने हीरा नहीं लिखा यहां पे। बाकी क्लियर है, चलो भाई आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हो गया रवादार ठोस के। अच्छा प्यारे बच्चे, एक नोट पॉइंट लिख लो मेरी तरह से, है ना, दिलो दिमाग में छपने वाला क्वेश्चन, जो अगर बनाएगा एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन की यहां से बच्चों को फंसाया जाए तो याद रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकृति के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकृति के होते हैं, तो याद रखना क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, याद रखना विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। चलो ये तो खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगली हेडिंग याद रखेंगे हम लोग, अक्रिस्टलीय ठोस। किसके बारे में, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। याद करने का तरीका हमने आपको बताया कि कैसे आपको चलना है। याद करने का तरीका सुनो, देखो ऐसे त्रिभुज में बना लो प्यारे बच्चे, देखो ना, ऐसे चित्र बना लोगे तो तुरंत दिमाग में ऐसे होगा कि हाँ सर ऐसे बताया तो ऐसे हो गया। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे, ये देखो ना, देखो ऐसे सीरियल में चले, लेकिन एक तो ऐसे हो गया, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो लाडले, है ना, देख रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चे। त्रिभुज में तो है सीधा सीधा चला, एक को कड़ इतना दुष्ट था ना प्यारे बच्चे, वो रास्ते से भटक गया, है ना, वो रास्ते से भटक गया, वो हट गया अपने रास्ते से। देखो ना, ये अलग हो जा रहा है ना, अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला, ये देखो अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला, अव्यवस्था जो नियमित क्रम है उसको हटाने वाला एक कण मिल चुका है ना, एक कण मिल चुका है। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, ये त्रिभुज हो गया। क्या हो गया लाडलो, त्रिभुज हो गया। हम सबकी डिफिनीशन इसमें सुनेंगे, आप लोगों से पहले बता दे रहे हैं।
यार हम पहले बता दे रहे हैं, इसकी डिफिनेशन हम सुनेंगे। ये त्रिविम हो गया, और ये जो कण होते हैं वो किस क्रम में हो? अनिश्चित क्रम। अनिश्चित क्रम, अनिश्चित क्रम देख रहे हो प्यारे बच्चे? यहां तो ठीक से चला, लेकिन ये अपना रास्ता बदल लिया, बाकी फिर क्रम बदला, ये बदल लिया, ये बदल लिया। डिफिनेशन आ जानी चाहिए, डिफिनेशन आ जानी चाहिए प्यारे बच्चे, आ जानी चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ भैया बताइए ना भैया कैसे होता है आक्रिस्टलीय ठोस। डिफिनेशन आ जानी चाहिए दिमाग में। हो गया ना? जिसमें अनियमित हो, अनियमित हो प्यारे बच्चे, वही तो है। चलो भाई हम इसके बारे में समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है बबुआ लोग, है ना? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि बेरवादार या आक्रिस्टलीय ठोस क्या है, उदाहरण दे। हूबहू क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी हम आपको लिखवाते हैं, ठीक है ना? चलो भाई हम देखते हैं प्यारे बच्चे कि आक्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, और हमको उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो पहले मेरे लाडले हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे? बेरवादार ठोस। क्या बनाएंगे भैया लोग? मेरे प्यारे बच्चे बनाएंगे बेरवादार ठोस। हेडिंग बना लेंगे, अब फिर लिखना शुरू करेंगे। क्या भाई? पदार्थ की ठोस अवस्था में अवयवी कण, ठीक ना? पदार्थ की ठोस अवस्था में क्या प्यारे बच्चे? अवयवी कण किस क्रम में? अनिश्चित क्रम में हो, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तो उसे बेरवादार ठोस कहते हैं। बेरवादार ठोस कहते हैं, बेरवादार ठोस कहते हैं। खत्म हो गया, आ गया ना? हाँ, ये आपका याद रखना है। चलो अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनो ना सब लोग सुनो भैया, है ना? सभी छोटू मोटू सुनो, है ना? बबुआ लोग सुनो। क्या है कि इसको उदाहरण इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा जाएगा, ठीक है ना? बढ़िया तरीके। देखो एक का उदाहरण भी आ गया। कुछ बच्चे बहुत तेज हो भाई तुम लोग, है ना? क्या है? देखो रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भैया कांच हो गया। ये तो इंपॉर्टेंट है ना? ये तो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ठीक ना? ये 3 एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है? अच्छा एक पॉइंट और, नोट लगा दो। क्या लगाओगे? नोट। 2000 वाला नोट लगा दो। क्या 1000 वाला? 2000 वाला नोट। क्या बोलेंगे? ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर है ना प्यारे बच्चे? अच्छा एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, क्या प्यारे बच्चे? क्या भाई? देखो यहां से कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो एग्जाम्पल के रूप में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, तो हम उसको वन लाइनर में रखे हैं, है ना? उसको कहां रखे हैं? वन लाइनर में रखे हैं। वन लाइनर पढ़ लोगे तो वहां से धुआं कर देंगे आप बहुविकल्पी क्वेश्चन को, राइट? चलो प्यारे बच्चे यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे भी चले। चलो भाई आगे हम लोग देखते हैं बिना देरी के। देखना प्यारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा गया वो हम बताते हैं आपको, समझते हुए चलिएगा कि अब देखते हुए चलना। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको बताते हैं। देखो प्यारे बच्चे क्या लिखा गया? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्या है प्यारे बच्चे? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको बताते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में 4 प्रकार से इसको हम बांटे हैं। कौन सा? पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, और लास्ट है चौथा जिसे हम बोलते हैं सहसंयोजक, है ना? जिसे हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजक, या फिर साथ में नेटवर्क ठोस, ठीक ना? नेटवर्क ठोस, ठीक है ना? समझते हुए चलो प्यारे बच्चे। ठीक है ना? सुनो क्या बोलेंगे यहां से, एक एक लाइन समझ लो, फिर हम क्वेश्चन बता देंगे यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आणविक ठोस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जहां से क्वेश्चन पूछा गया हम वहीं पर फोकस बनाएंगे, वहीं पर क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना?
अब ये प्यारे बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ही ले, मान लो कि भैया आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो आणविक ठोस में देखो ना कैसे होते हैं। तो आणविक ठोस के एग्जाम्पल आपको याद रखना, कौन सा, एक होता है HCl, SO2, एक CCl4, है ना, जैसे H2 हो गया, I2 हो गया और CO2। ये सब कैसे उदाहरण हैं, ये सब कैसे उदाहरण हैं, तो ये सब आणविक ठोस के उदाहरण। और लिखो कमेंट में, आप लोग सब लोग लिखो क्या क्या बोल रहे हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद H2 लिखो सब लोग कामा, फिर उसके बाद लिखो I2, फिर उसके बाद लिखो CO2, उसके बाद HCl और लिखो SO2, और लिखो वहां पे ये सब के सब क्या है, आणविक ठोस है। क्या है, आणविक ठोस है। ठीक है ना, यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही पूछा गया है, लेकिन इन चारों में से एक ऐसा जो क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने टॉपिक उठा लिया है। ठीक है ना, ये हो गया भाई। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, आयनिक ठोस से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सुनो, आयनिक ठोस से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहां पे देखो अगला जो प्रकार है प्यारे बच्चों, आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस के बारे में सुन लो भैया। देखो प्यारे बच्चे कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, किंतु गलित अवस्था और विलयन में विद्युत के चालक होते हैं, और साथ में कठोर किंतु भंगुर। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, क्वेश्चन लिखते हैं और सुनो, है ना, क्वेश्चन लिखते हैं और प्रश्न आप लोग लिखो। ए सुनो ना सब लोग, अरे भैया लोग सुनिए ना, ये प्रश्न लिखिए, आप लोग को जो बता रहे हैं वो प्रश्न लिखो। लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रश्न लिखो सब लोग मेरे साथ। कोई ठोस ए ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक किंतु गलित व विलयन में विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है तथा कठोर व भंगुर भी होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक ठोस ए है, वो ठोस अवस्था में, है ना, वो ठोस अवस्था में विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। कैसा प्यारे बच्चे, कुचालक, अरे जिसमें धारा ना बहे, कुचालक जिसमें धारा ना बहे, और साथ में गलित एवं विलयन में विद्युत का क्या हो प्यारे बच्चे, सुचालक होता है, और कठोर तथा भंगुर भी होता है। ऐसा कौन सा ठोस होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा ठोस होता है प्यारे बच्चे, तो वही है, देखो ना, ये लाइन देखो ना बबुआ लोग, ये देखो, ये है ना वही लाइन, देखो यहां पे पूरी की पूरी लाइन क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दी और क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, ठीक है ना। ये देखो ना, यहीं पर क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी परंतु गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत चालक होता है, कठोर एवं भंगुर होता है, तो उस ठोस का नाम बताओ। और जवाब सभी का आना चाहिए इस विश्वास के साथ, क्योंकि आपको अभी हमने बताया, और सभी के कमेंट में छप जाना चाहिए कौन सा ठोस होना चाहिए प्यारे बच्चे। जल्दी से जवाब दे दो कौन सा ठोस होना चाहिए, है ना। यहां से पढ़े हैं लाइन को, यहां से प्यारे बच्चे, है ना, इस लाइन को यहां से पूरा हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ठीक है। और देख लो जवाब आ गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले सभी लोग बोलेंगे मेरे लाडले क्या उत्तर इसका, आयनिक ठोस। सीधा सा प्रश्न इसका होगा, आयनिक ठोस, राइट, आयनिक ठोस होगा। चलो भाई, हम आयनिक ठोस के बारे में तो पढ़ लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन यहां समझो, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहां से अगला देखो, धात्विक ठोस है, यहां पे धात्विक ठोस। धात्विक ठोस की विशेषता मेरे लाडलो ये है कि ये कठोर किंतु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। मेरे सभी प्यारे बच्चे सुनो भैया, क्या कि जो धात्विक होते हैं, जो धातुएं होती हैं, धात्विक ठोस होती हैं, तो धातु होगी, ठीक है ना, धातु क्या बोले, धात्विक ठोस धातु हो गई। और धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, पीटने पर चादरों के रूप में बदल जाए तो क्या होता है प्यारे बच्चे, आघात वर्धनीय। और साथ में प्यारे बच्चे वो तन होती है, पीटने पर क्या हो जाए, किसके रूप में, तार रूप में बदल जाते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब पीटो तो चादर रूप में बदल जाए, आघात वर्धनीय, या फिर उसको खींचो तार रूप में बदल जाए, वो तन्य होता है, ठीक है।
ये होता है प्यारे बच्चे। तो ये क्या होंगे, कठोर परंतु आघात और तन्य होती है। अच्छा, साथ में क्या होता है, ठोस अवस्था एवं गलित में क्या होते हैं, चालक होते हैं। भैया ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों में चालक होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों का सर ये प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न कुछ ऐसे पूछेगा, सुनिए प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा। और प्रश्न क्या होगा, सुनिए क्या बोलेंगे, कोई ठोस ए ठोस व विलयन दोनों में विद्युत का चालन करता है तथा तन्य व आघात वर्धनीय भी होते हैं, आघात वर्धनीय भी होते हैं, आघात वर्धनीय भी होते हैं। इसका जवाब आप दो। तो क्या होगा जवाब प्यारे बच्चे, क्या होगा जवाब दे दो। कोई ठोस और गलित विलयन दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है तथा तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं, उसे आप कौन सा उत्तर देंगे प्यारे बच्चों। तो जवाब इसका मिलेगा धात्विक ठोस। ठीक है, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, धात्विक ठोस होगा। अच्छा सुनो, एक बात और सुनो, ये हमने इसलिए पढ़ाया कि ये 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बना तो प्यारे बच्चे ये समझ जाइएगा कि ऑप्शन वाले के लिए, विकल्प वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए हमने ये दोनों क्वेश्चन उठाए। अब अगला जो क्वेश्चन यहां से पूछा गया है उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट है, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, जो लास्ट है चौथा पॉइंट आपसे पूछा है, सह संयोजक या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, सह संयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होते हैं। सुनो क्या होते हैं, तो सह संयोजक ठोस किसके मध्य पाए जाते हैं, तो प्यारे बच्चे परमाणुओं के मध्य, ये तो आप देख ही लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, सह संयोजक ठोस में कौन कौन से, तो एक होता है SiO2 जिसे आप क्वार्टर्ज बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, क्वार्टर्ज बोलते हैं। उसके बाद एक होता है हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, सॉरी है ना, सिलिकॉन कार्बाइड SiO2, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। तो यहां से कैसे क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको याद करवाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक बच्चा कह रहा है, प्रहलाद यादव कह रहे हैं सर HCl तो आयन में टूट जाता है, तो गुरुजी ये आयनिक ठोस होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे सुनो, HCl पहले सहसंयोजी लक्षण के रूप में सहसंयोजी यौगिक में परिवर्तित होता रहता, वो सहसंयोजी है, लेकिन कुछ उसमें सहसंयोजी का लक्षण ज्यादा और आयनिक यौगिकों का लक्षण कम होता है, ठीक ना। तो उसमें Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो अधिक हो जाती है, तो इसलिए वो H+ और Cl- में आंशिक रूप से होते हैं, ठीक ना। तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सहसंयोजी यौगिक ही माना जाएगा। चलो प्यारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो वहीं से उठा के लाया गया है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे कि नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं। याद करने का तरीका हम बताते हैं, याद करने का तरीका देख लीजिएगा, आप चुटकियों में आप कहोगे सर इसकी डिफिनेशन हम बना लिए हैं और भूलेंगे भी नहीं। देखो, जो अवयवी कण होते हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्या हो गए प्यारे बच्चे, कण हो गए, कण हो गए। ये किसी ना किसी बंध द्वारा बंधे होंगे, ऐसे देखो बंध द्वारा बंधे हुए। तो इनमें जो बंध पाया जाए वो कैसा बंध पाया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे बोल देना सर सहसंयोजी बंध। कौन से बंध, सहसंयोजी बंध पाए जाए। ये कण हो गए और इन कणों के मध्य है ना, इन कणों के मध्य कौन सा बंध पाया जाए, तो सहसंयोजी बंध पाया जाए। ए भैया इसका जवाब आप सभी दे दो ना, नेटवर्क ठोस क्या है, ई हो गया कण और उन कणों के मध्य कैसा बंध, सहसंयोजी बंध, ठीक ना, ये होगा। तो प्यारे बच्चे इसका निकाल लो तुरंत, क्या बोलेंगे, इसकी डिफिनेशन बनाओ, क्या होगा प्यारे बच्चे, तो लिखेंगे इसका जवाब उत्तर इसका, वे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। नेटवर्क ठोस या फिर इसी को आप कौन सा ठोस बोलते हैं, यह सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं, या सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं।
सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल खत्म हो गया। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजी ठोस पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों, नेटवर्क ठोस। अच्छा भैया इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है तो भैया पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई एग्जाम्पल कौन कौन सा, एक तो हीरा याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रखिएगा हीरा, एक होता है क्वार्टर्ज, एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। एक मिनट भाई, ठीक है। क्वार्टर्ज जिसे हम बोलते हैं SiO2, एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। एक होता है ग्रेफाइड, ग्रेफाइड। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आप सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे। अच्छा सहसंयोजी ठोस को और किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो नोट लिख लेंगे, नोट लिख लेंगे अन्य नाम से कौन कौन से, क्योंकि देखो हम याद तो किए रहते हैं, हम याद तो किए रहते हैं, लेकिन है ना, हाँ लेकिन क्या समस्या आ जाती है कि सर ये तो ऐसा है कि हम पढ़े हैं लेकिन नाम दूसरा पूछ लिया तब दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे हम उसके अन्य नाम भी क्या कर लेते हैं, हम जान लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे हम सहसंयोजी ठोस को, सहसंयोजी ठोस को, ठोस को परमाणविक ठोस, परमाणविक ठोस, या इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों बृहद अणु, बृहद अणु भी कहा जाता है, बृहद अणु भी कहा जाता है। यहां से ये क्वेश्चन हो गया, बृहद अणु भी कहा जाता है। अच्छा प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन यहां से और पूछ सकता है, ये जो सहसंयोजी ठोस होते हैं ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक ना, सामान्यतः विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइड होता है ना, ग्रेफाइड विद्युत का, ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। चलो ये वाला भी पॉइंट खत्म हो गया आपसे। आपसे अनुरोध करता हूं कि क्लास खत्म होने के बाद तुरंत पीडीएफ ग्रुप में सेंड करवा दीजिएगा। बिल्कुल बबुआ, हम बोल देंगे तुरंत कि भैया हमारे बबुआ लोगों को तुरंत पीडीएफ भेज दीजिए बस। चलो ये आपका हो गया। देखो प्यारे बच्चे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा तो जवाब सिर्फ आपको कहां तक देना है, जवाब सिर्फ यहां तक देना है, ग्रेफाइड, डिफिनीशन उदाहरण, डिफिनीशन उदाहरण, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलें प्यारे बच्चे आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला टॉपिक जो प्यारे बच्चे इस लेसन से है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वो है अपूर्णता, ठोस में अपूर्णता या फिर दोष, ठोस में अपूर्णता या फिर क्या प्यारे बच्चों, दोष। अच्छा प्यारे बच्चे बताओ, है ना, अच्छा प्यारे बच्चे बताओ कि यहां तक आपको समझ में आ गया है मेरी बातें? चलो ये एक बात सभी प्यारे बच्चे जवाब दो कि सर यहां तक क्लियर है। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक ना। चलो भाई यहां तक आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, याद करते हुए चलो। अच्छा हाँ एक बात और बता देते हैं प्यारे बच्चे, और एक बात और बता रहे, कल आप लोगों का सेंटअप एग्जाम है, तो आज शाम 8 बजे, सॉरी हाँ 6:30 बजे से फिजिक्स की क्लास होगी और रात में 8 बजे से आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी पूरे रिवीजन के साथ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। बस सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आप लोग कह रहे हैं तो हम कह दिए फिजिक्स का क्लास होगा 6:30 से और आपकी केमिस्ट्री की क्लास वो 8 बजे से होगी, है ना, वो यूट्यूब पे चले, ठीक ना, वो यूट्यूब पे चलेगा। बस अब आगे पढ़ाई करते हैं। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, दोष। दोष आ जाता है प्यारे बच्चे, दोष होता क्या है, ठीक ना, बिल्कुल प्यारे बच्चे लिख रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं तो सब समझ में आ जाता है, बिल्कुल है ना। ये अभी कमेंट आप लोग हम पूछे ना कि हाँ सर ये समझ में आ जाता है, तो विश्वास मानिए यहाँ से एक नई ऊर्जा मिली, रोआ रोआ खड़ा हो गया। आपको नहीं दिख रहा होगा तो रोआ रोआ मेरा खड़ा हो चुका है कि बच्चों का ये विश्वास, ये प्यार हम टूटने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे जितना हमको भरपूर मेहनत करना होगा वो हम मेहनत करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल।
अपूर्णता होती क्या है प्यारे बच्चे? अगर आप सोचो कि दोष का मतलब कमी, दोष का मतलब कमी, और कमी आती कब है? कमी सोचो ना कैसे आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मान लो कोई ठोस की ऐसे संरचना हम बनाए हैं, ये ठोस की हमने क्या बना ली प्यारे बच्चे? संरचना बना ली, और इस ठोस में जो छोटे छोटे कण हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। किस क्रम में? निश्चित क्रम में। देख रहे हो ना, एक लाइन बाय लाइन चल रहे हैं बढ़िया तरीके से। ठीक ना, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अगर इनमें सभी प्रकार की व्यवस्था एक जैसी है तो उसे हम बोलेंगे आदर्श क्रिस्टल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आदर्श क्रिस्टल या आदर्श ठोस कह सकते हैं। ठीक ना, आदर्श, आदर्श क्रिस्टल है। तो प्यारे बच्चे इसमें कमी लाना है, इसमें क्या लगना है? कमी लाना है। और कमी हम लाएंगे कैसे? सोचिए थोड़ा सा, कमी ला कैसे सकते हैं? इसमें हमको कमी दिखाना है, तो कमी हम प्यारे बच्चे ला कैसे सकते हैं, वही आपसे पूछना है। तो कमी हम दो तरीके से ला सकते हैं। सुनो कैसे ला सकते हैं, ये दो तरीके से ला सकते हैं। एक तो तरीका इधर, एक तो तरीका इधर। सुनना, मजा आएगा आपको कि सर कमी कैसे ला रहे हैं। तो देखो, अच्छा ई होगा नहीं, चलिए अच्छा हम इधर बता देते हैं आपको बना के कमी कैसे आई होगी इधर। ये देखो व्यवस्थित क्रम चल रहे हैं, ये व्यवस्थित क्रम चल रहे हैं बबुआ लोग, है ना, ऐसे व्यवस्थित क्रम चल रहे हैं। ऐसे सुनिए कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चे। किसी में अगर कमी करना है, अगर किसी में दोष उत्पन्न करना है, तो उससे कुछ ना कुछ कण को बाहर निकाल दो। देखो यहां से एक कण गायब कर दिए, यहां से एक कण गायब कर दिए, यहां से एक कण गायब कर दिए। देखो कुछ कणों को हमने क्या किया प्यारे बच्चों? गायब कर दिया। कुछ कणों को हमने क्या कर दिया? गायब कर दिया। देखो ना खाली स्थान आ गए, देखो ना खाली स्थान आ गए, खाली स्थान आ गया ना। और जब प्यारे बच्चे खाली स्थान आ गया तो इसमें हो गई कमी, उसी क्रिस्टल में क्या हो गई? कमी। और उसी क्रिस्टल में आ गया भैया दोष। कैसा दोष आया? है ना, दोष आ गया। ठीक ना, दोष कैसे आया समझ में आया? उससे कुछ कण क्या हो गए? निकल के चले गए। ठीक ना, उससे कुछ कण क्या हो गए प्यारे बच्चे? निकल के चले गए। या फिर प्यारे बच्चे और क्या हो सकता है? इसमें कुछ मिलावट कर दे, मिलावट कर दे, हाँ ना, मिलावट क्या करते हैं? मिलावट कुछ मिला दे। जैसे लोग देखो ना खाना वाना बनाते हैं, जो बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं, मिठाई उठाई बनाते हैं ना, तो कुछ उसमें कमी मिला देते हैं। लड्डुआ बनाते हैं ना, तो उसमें बेसन वसन वाला बूंदी कम डालते हैं, उसमें चीनी में ढार देते हैं, मिलावट ढेर सारा कर देते हैं। मिलावट ढेर सारा कर देते हैं तो उस लड्डू का स्वाद नहीं रहता है ना, बढ़िया बेसन वाला लड्डू का वो मजा नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमने इसमें कमी कर, देखो बीच बीच में ऐसे कड़ ला के रख दी, है ना, कमी आ गई। और कमी आएगी प्यारे बच्चों तो उसी को आप क्या बोलेंगे? दोष बोलते हैं, है ना। ये तो होगा ना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? क्या किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की अनियमितता को ही दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल के जो अवयवी कण हो, ये इधर उधर हो जाएं, है ना, इधर उधर हो जाएं। हाँ, एक कह रहा दूध में पानी मिलावट, फेमस उदाहरण, बिल्कुल भाई, है ना, दूध में पानी मिला दीजिए, फेमस। उसके जो कण होते हैं, है ना, जो उसका पौष्टिक प्रोटीन होता है, उसमें कमी कर देना, मिलावट है, तो वह है कमी हो गया। तो छोटी सी डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया दोष किसे कहते हैं, तो छोटी सी डिफिनीशन, क्रिस्टल के अवयवी कणों में, अवयवी कणों में, अवयवी कणों में अनियमितता, अनियमितता या फिर अनियमितता लिख लो प्यारे बच्चे, है ना, निरंतरता, जो नियमित क्रम हो अनियमित हो जाए, अनियमितता क्या कहलाता है? दोष कहलाता है। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? दोष कहलाता है। बोलो जवाब लिख दो, जवाब लिखो, जवाब लिखो, क्या लिखोगे? क्रिस्टल के अवयवी कणों में अनियमितता, अनिश्चित क्रम, दोष कहलाता है। समझ में आया ये बात बबुआ लोग? समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है ना, दोस्तों समझ गए आप लोग? ठीक है दोस्त, अगर समझ चुके हैं तो भैया यहां से शुरू करते हैं। तो इसी के आगे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, दोष दो प्रकार के, कितने प्रकार के?
दोष दो प्रकार के, दोष दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दोष दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना, दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रकार है उसे हम बोलते हैं बिंदु दोष, पहला। और एक होता है प्यारे बच्चों रेखीय दोष, क्या बोलेंगे, रेखीय दोष। दो प्रकार के होते हैं, लिखो सभी लोग, कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष, ठीक ना। बिंदु दोष कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक बिंदु दोष होता है और एक रेखीय दोष होता है। अच्छा आपसे कोई पूछे भैया ये बताओ बिंदु दोष होता क्या है, बिंदु, बिंदु का मतलब एक कण, बिंदु का मतलब एक कण की बात होगी। देखो कैसे हम दोष उत्पन्न करते हैं, हम बहुत कलाकार हैं प्यारे बच्चे, है ना, हम क्या करते हैं, दोष उत्पन्न करते हैं, है ना। कैसे दोष उत्पन्न होगा, ध्यान से सुनो, ये हो गया अवयवी कण, ये देखो अवयवी कण हो गया, और इसी कोई कण में से, इसी में से किसी के कणों में, देखो ये नियमित है, ये क्या है प्यारे बच्चे, नियमित है ना, नियमित है, और इसी में कमी कर दो। देखो कैसे कमी कर रहे हैं, ये देखो कण है ना, कण है, और इसी में देखो एक को गढ़ गायब कर दिए। देखो यहां पे पूरे भरे हैं, पूरे भरे हैं, और इसी में बीच में देखो ये खाली जगह ज्यादा कर दिए, हो गई ना कमी, हो गई ना कमी। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा देखो चित्र यहां से समझो, ये देखो पूरे के पूरे ऐसे व्यवस्थित हैं, मिलावट हमने लाके कर दी, देखो एक मिलावट यहां पे ऐसे कर दी, हो गई कमी। प्यारे बच्चे बिंदु, एक बिंदु गायब, आंख बंद डिब्बा गायब। अच्छा एक बिंदु गायब, आंख बंद तो डिब्बा गायब। प्यारे बच्चे सुनो, यहां पे किए क्या, यहां पे एक कण को बाहर निकाल दिया, कुछ और मिला दिए। तो प्यारे बच्चे क्या होता है कि जो अवयवी कण की आदर्श व्यवस्था थी, अवयवी कण की क्या है प्यारे बच्चे, आदर्श व्यवस्था। यहां पे देखो ना, यहां पे कण एक निश्चित क्रम में है, यहां पे कणों की व्यवस्था क्या है, कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था कैसी है, आदर्श है। आदर्श का मतलब निश्चित है, कणों की व्यवस्था कैसी है, आदर्श है, निश्चित है। लेकिन इनमें कणों की व्यवस्था कैसी है, अनियमित है, अनियमित। कैसी है प्यारे बच्चों, अनियमित है, कण कैसे हैं, अनियमित है। अच्छा डिफिनीशन सोच सकते हो आप, डिफिनीशन सोच सकते हो क्या हो सकता है, डिफिनीशन सोचो, बिंदु दोष, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, सोचिए क्या हो सकता है। तो ऐसे बोल सकते हो ना प्यारे बच्चे, ऐसी डिफिनीशन आप इसमें बना सकते हो, क्या, कणों की आदर्श व्यवस्था में, कणों की आदर्श व्यवस्था में कैसा, अनियमिता। क्या बोलेंगे, कणों की आदर्श व्यवस्था में क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए, उसी को बोलते हैं बिंदु दोष। क्या बोलते हैं, बिंदु दोष किसे कहते हैं। बोलो समझ में आया भाई, इधर कण कैसे हैं, व्यवस्था में आदर्श हैं, निश्चित हैं, और उसी के कणों में क्या कर दी जाए, अनियमितता कर दी जाए। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछा गया, ये प्रश्न ऐसे है, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। तो डिफिनेशन इसकी लिखो आप लोग, क्या बोलेंगे, अवयवी कणों, अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में, आदर्श व्यवस्था में, व्यवस्था में कणों की, आदर्श व्यवस्था में कणों की अनियमितता, मितता या विचलन, विचलन बिंदु दोष कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, बिंदु दोष कहलाता है। क्लियर, ये आपका हो गया। आदर्श जो होगा वो उसकी कणों में व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो हो जाएगा बिंदु दोष। अच्छा आपके मन में होगा सर रेखीय दोष क्या है, रेखीय दोष से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हम रेखीय दोष की चर्चा कर देते हैं। रेखीय दोष होते क्या है, सुनो प्यारे बच्चे, ये जो कण है, ये कण हो गए, एक निश्चित क्रम में है, किस क्रम में प्यारे बच्चों, निश्चित क्रम में। फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ क्या, ऐसा कुछ हो गया,
अच्छा प्यारे बच्चे सुनो, यहां पे अगर आप देखो इन दोनों चित्रों को देखो, ये चित्र नंबर फर्स्ट और चित्र नंबर सेकेंड, आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? यही आप दिमाग में यहां से सोच लो ना, यहां से सोच लो तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा भैया ये तो है। सोचो क्या हो। यहां पे देखो दो पंक्ति, तीन पंक्तियां, यहां पे एक पंक्तियां, पूरी की पूरी पंक्ति ही गायब है ना? पूरी की पूरी पंक्ति में, अरे लाडले डिफिनीशन बना ले भैया, डिफिनीशन बना लो। क्या बोलेंगे? अवकड़ों की जो आदर्श व्यवस्था है उसकी पूरी पंक्ति में दोष हो, है ना, पूरी की पूरी पंक्ति में दोष पाया जाए तो उसे आप रेखीय दोष कहते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? रेखीय दोष कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? इसमें हमको क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसलिए हम क्वेश्चन नहीं बताए, लेकिन हमने रेखीय दोष बता दिया, पूरी की पूरी पंक्ति में व्यवस्था पाई जाए। बिल्कुल, चलो आगे चलते हैं। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? हाँ, एक रेखा के परमाणु पूरी पूरी पंक्ति गायब हो जाए, अगर यहां तक आपको समझ में आ चुका हो प्यारे बच्चे तो हम आगे बढ़े। चले आगे चले ना, छुट्टी नहीं। देखो आपको जो टाइम है केमिस्ट्री वाला क्लास का वो आपको कल ही बताए थे। केमिस्ट्री वाला जो क्लास है इतना मोटे मोटे अक्षर से लिखते हैं। केमिस्ट्री वाला क्लास कितने टाइम तक है ना? ये मोटा मोटा अक्षर, मोटा मोटा अक्षर, ये देखो ना, मोटा मोटा अक्षर से हमने लिख दिया है। अब ना बोलिएगा कि सर टाइम हो गया, ठीक है ना? अब मत कहिएगा कि सर खत्म, क्लास इतने से इतने तक चलेगी, अब उसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये सोचिए कि केमिस्ट्री वाले सर आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, है ना? ये सोचिए ना कि केमिस्ट्री वाले सर आपके लिए एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, आपको याद करवाने का, आपके लिए मेहनत करने का। तो क्या प्यारे बच्चे आप नहीं कर सकते हो? पढ़ो। हाँ ठीक है, चलो सुनो। दोष, दोष कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है बिंदु दोष, दूसरा होता है रेखीय दोष। प्यारे बच्चे सुनो, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो पूछ सकता है। सुनो, एक होता है बिंदु दोष दो प्रकार के, बिंदु दोष दो प्रकार के। रस समीकरण मितीय दोष जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइकियोमितीय दोष, और एक होता है आरस समीकरण मितीय जिसे हम बोलते हैं नॉन स्ट्राइकियोमितीय दोष। ठीक? क्या बिंदु दोष रेखीय दोष हुआ, और बिंदु दोष के दो प्रकार, एक रस समीकरण मितीय दोष जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइकियोमितीय दोष, और अगला क्वेश्चन पूछेगा आरस समीकरण मितीय दोष और जिसे हम बोलेंगे नॉन स्ट्राइकियोमितीय दोष। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको नहीं होना है ना, ये आपको याद नहीं रखना। क्वेश्चन क्या याद रखना है बस वो समझ लो। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया बताओ रस समीकरण मितीय दोष, है ना, ऐसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा रस समीकरण मितीय दोष है। तो रस समीकरण मितीय दोष कौन कौन से? तो एक होता है प्यारे बच्चों रिक्तिका दोष। ये थोड़ा सा है ना, टाइपिंग वाले भैया ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, टाइपिंग वाले बड़े भैया ने गलत किया है, तो भैया से हम है ना बोल देंगे और इसको हम सही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों? सही कर लेते हैं। रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष हमरों से गलत होता है। एक मिनट भाई, रिक्तिका, रिक्तिका दोष, ठीक ना? रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष और साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। क्या प्यारे बच्चों? फ्रेंकल दोष। ये सुनो, है ना, क्या है? रस समीकरण मितीय दोष कुल कितने प्रकार के? चार प्रकार के। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। क्लियर प्यारे बच्चे? क्लियर है यहां तक? समझ गए प्यारे बच्चे? ये चारों प्रकार याद रखना आप लोग, ठीक है? अब प्यारे बच्चे हमको यहां से क्वेश्चन सिर्फ दो पढ़ना है। एक कौन सा? एक साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो प्यारे बच्चे अभी हो रहा है 1:03 तो अब हम देखते हैं इसके वन लाइनर जितना आपको पढ़ना है, और कल हम पढ़ लेंगे साटकी दोष और फ्रेंकल दोष और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पेपर खत्म।
ठीक है ना। चलो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो तो क्या मेरे सभी प्यारे बच्चे एक बार यस करो और आगे बढ़े। ठीक, अब हम वन लाइनर देखेंगे, जो पूरे यहां तक आपको जितना पीछे का सिलेबस का वहां तक वन लाइनर देखेंगे। तो एक बार यस करिए और फिर हम कल पढ़ेंगे साठ की दोस्त और प्रिंकल दोस्त और पार्ट को खत्म कर देंगे। चलो जल्दी से यस करो। चलो देखो भैया, आता है आपका वन लाइनर, ई आ गया बबुआ लोग, याद करते हुए चलना। आ गया आपके सामने वन लाइनर, इधर है आपके क्वेश्चन और उधर है प्यारे बच्चे आपके जवाब। जो पीला कलर वाला है ना भैया, वो क्या है, क्वेश्चन है, सॉरी अरे क्वेश्चन बोल दिया भाई, सॉरी। क्या है, जो पीला कलर वाला है बबुआ लोग उसका उत्तर है, और इधर वाला जो एकदम सफेद वाला कलर से लिखा वो प्रश्न है। समझ लो यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। सुनो क्या बोलेंगे, जवाब याद करते हुए चलो, ऐसे पढ़ लो ऐसे, अब पेन ओन की जरूरत ना है, सीधे एकदम शांतिपूर्वक ऐसे बैठो और याद करना शुरू कर। 10 मिनट में याद करके बढ़ जाते हैं। चलो प्यारे बच्चे, आपसे पहला प्रश्न पूछा कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था कैसी होती है। सीधे प्रश्न पूछ लेगा प्यारे बच्चे, ऐसे मिलेगा, ये समझ लो ये प्रश्न ही है और ये उसके तुरंत उत्तर है। ये पीला वाला क्वेश्चन ना है, हाँ उजला वाला क्वेश्चन और पीला वाला आंसर, बिल्कुल भाई याद करो। सीधे क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था कैसी, याद रखो दीर्घ परासी। ऐसी व्यवस्था दीर्घ परासी, याद करके जाओ प्यारे बच्चे, ठीक ना, तुरंत दिमाग में इस खोपड़ी में फिट करते हुए चलो ना, है ना। कणों की व्यवस्था कैसी प्यारे बच्चों, दीर्घ परासी, है ना। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, याद हो गया, याद हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में, है ना, क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होती है, तो विषमदैशिक प्रकृति की होती है। समझ में आया, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होती है, तो विषमदैशिक प्रकृति की होती है, याद हुआ। चलो अगला, अगला क्वेश्चन पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। ये देखो ना बाबू वालों, जैसे हम आपको बताएं सारी के सारी एग्जांपल लिख दिए हैं आपके लिए। क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तो पहला होता है ग्रेफाइड, क्या होता है, ग्रेफाइड। एक होता है हीरा, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं प्यारे बच्चों ग्रेफाइड, ग्रेफाइड हो जाता है थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में। हीरा हो गया, ग्रेफाइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और एक होता है प्यारे बच्चों क्वार्टर्ज, है ना, क्वार्टर्न लिखा है, ये होता है क्वार्टर्ज, क्वार्टर्ज। तीनों याद हुआ, बोलो याद हो गया, 3 क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं, पहले ही बताओ, मजा आया कि नहीं, पहले ही बता दो तुम लोग, पहले बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ, मजा आया कि नहीं, पहले ही बता दो। देखो ना सब एग्जांपल मिल गए, अब कभी भी क्रिस्टलीय ठोस का पन्ना पलटो, जवाब, ठीक है ना। एजीसीओ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखे, इतना इंपॉर्टेंट है, याद हो गया, खत्म। हाँ बस चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे देखो। क्रिस्टलीय देखो ना, हर लाइन से हम पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं, और जो बुकें हैं वो सारी बुक पढ़ लिए हैं, और हमने ये भी देखा है कि क्वेश्चन कहां कहां से उठा के पढ़ सकता है, ये सारी चीजें, वो हर क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन मिल रहा है। अरे चाहे तो डिफिनीशन से उठा के देख लो, उस सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। हा? चलो देखो यहां पे देखो, अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, तो भैया क्रिस्टलीय में तो दीर्घ परासी, क्रिस्टलीय में लघु परासी, खत्म, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होती है, समदैशिक प्रकृति की होती है। और क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कांच, रबड़, क्वार्टर्ज कांच, प्लास्टिक, बस खत्म हो गया। बोलो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है, याद हो गया। चलो क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होती है, समदैशिक प्रकृति की होती है, ठीक, समदैशिक प्रकृति की होती है। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, खत्म। हाँ बिल्कुल, क्या है, रोशन कुमार, हिंदी से भी आसान केमिस्ट्री है, बिल्कुल आसान तो ही है। बोलो समझ में आ गया,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया भैया, देखो ना, देखो ना, और बोलते क्या, काफी बच्चों का डाउट रहता है, हाँ सर यह चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि काफी बच्चों का डाउट आ जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस को और किस नाम से जानते हैं, है ना, क्रिस्टलीय ठोस को और किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को आप वास्तविक ठोस भी कहते हैं प्यारे बच्चों, या रवादार ठोस कहते हैं। समझ में आया? क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं या रवादार ठोस भी कहते हैं। समझ में आ गया? चलो दूसरा क्या है, आक्रिस्टलीय ठोस को क्या क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस, अतिशीतित द्रव, बेरवादार ठोस और अमोर्फस कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपकी बोर्ड परीक्षा में, अमोर्फस किसे कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोर्फस कौन सा है, तो अमोर्फस को आभासी ठोस चाहे बोल दो या आक्रिस्टलीय ठोस कह दो, तो अमोर्फस क्या है प्यारे बच्चों, आक्रिस्टलीय है, ठीक ना। ठीक है ना, समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखो ना बबुआ, ये देखो ना, ये क्वेश्चन मिल गया जो अभी हम आपको बताए थे, अभी जो क्वेश्चन बताए थे हम प्यारे बच्चे, क्या है, ठोस ए अत्यधिक कठोर, ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस होगा। अभी जो क्वेश्चन हम आपको वहां पे बताए थे वह क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वही क्वेश्चन आ गया कि ठोस ए अत्यधिक कठोर, ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता, यह किस प्रकार का ठोस हो सकता है। तो उसे आप बोलेंगे कैसा ठोस प्यारे बच्चे, सहसंयोजी ठोस, ठीक ना, कैसा बोलेंगे, सहसंयोजी ठोस। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होता है प्यारे बच्चों कि ठोस ए गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। ऐसा कौन सा होता है जो गलित अवस्था में तो चालन करता है लेकिन ठोस अवस्था में नहीं, उसे आप कौन सा ठोस बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयनिक ठोस कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। चलो प्यारे बच्चे आगे हम बढ़ते हैं। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय व तन्य होते हैं। किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक होने चाहिए, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। तो वह ठोस कौन सा होगा प्यारे बच्चे, धात्विक ठोस होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चे, धात्विक ठोस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा अगला क्वेश्चन पूछा ऐसे गया है, अगर आपसे अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, एकक कोष्टिका में पैरामीटर होते क्या है। सुनो, जैसे अगर हम कोई एकक कोष्टिका बनाते हैं तो ऐसे त्रिविम में ही तो बनता है प्यारे बच्चों, कोई एकक कोष्टिका बनती है वो त्रिविम में होता है। तो ये जो लंबवत रेखाएं होती हैं प्यारे बच्चे, लंबवत रेखाएं जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये लंबवत रेखाएं जो हम मान लिए ए बी सी, ए बी के बीच बना कोण अल्फा और बी सी के बीच बना कोण बीटा और ए सी के बीच बना कोण क्या होता है, गामा। तो इसी को पैरामीटर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर कौन कौन से हो गए, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम आपको देंगे याद करने के लिए, आप नोट करो चाहे ना नोट करो, वहां से याद कर सकते हो। तो पैरामीटरों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 6 होती है। और तुरंत जवाब आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये होता है अगला,
सुनो प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? कुल क्रिस्टल निकाय की संख्या। सीधे जवाब, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, है ना? ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीधे। कुल क्रिस्टल तंत्र निकाय की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। याद नहीं कर पाओगे? याद रखना है क्या? कुल क्रिस्टल तंत्र निकाय की संख्या 7 होती है। कुल बेब्रेस जालकों की संख्या, ये याद रखना। देखो, दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। कुल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, कुल बेब्रेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 14 गो होती है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 14 गो होती है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आमने सामने हैं। हमें लगा कि ये क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन भी टपक सकता है, इसलिए हमने दोनों एक साथ लिखा है। क्या है? कुल क्रिस्टल निकाय की तंत्र या क्रिस्टल निकाय की संख्या 7 गो होती है। कुल बेब्रेस जालकों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 14 गो होती है। ठीक है, अगला, ठीक ना? अगला है प्यारे बच्चों, घनीय क्रिस्टल तंत्र में दूरियां व अक्षीय कोण। देखो प्यारे बच्चे, जो क्रिस्टल निकाय होते हैं 7 को प्रकार के, उसमें एक प्रकार है, कौन सा? घनीय क्रिस्टल तंत्र की दूरियां कितनी होती हैं? तो जो पैरामीटर होते हैं अल्फा बीटा गामा और कोण, तो ए बराबर बी बराबर सी के, और जो कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, वो कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है भैया, ठीक ना? बस अगला 20 तक चलता है क्लास। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्या है प्यारे बच्चों? आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में तंत्र की अक्षीय दूरी व अक्षीय कोण। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या? आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल तंत्र एवं अक्षीय दूरियां क्या होती हैं? तो जो ए बराबर बी बराबर सी, मतलब ए बी और सी ये तीनों आपस में बराबर ही नहीं होते, और साथ में क्या होते हैं? जो अल्फा बराबर होता है बीटा बराबर गामा के, वो होता है पूरा का पूरा 90 डिग्री। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल तंत्र की अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोण में संबंध क्या होता है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल में अक्षीय दूरियां क्या होती हैं? तो अक्षीय दूरियां जो होती हैं ए बराबर बी बराबर सी आपस में बराबर होती हैं, लेकिन जो अल्फा बीटा गामा जो कोण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है ना? ये आपके क्वेश्चन ऐसे हो गए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां तक आप लोग याद रखिएगा। इतना वन लाइनर याद रखिएगा। अभी वन लाइनर है, कल जब हम लोग फ्रेंकल दोष और साटकी दोष वो 2 दोष पढ़ लेंगे, तो फिर उसके बाद वन लाइनर और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? हाँ, और सुनो, आज शाम 8 बजे और 6:30 बजे, 6:30 से क्लास आपकी चलेगी। किसकी प्यारे बच्चे? सेंटअप एग्जाम कल है, तो आपको भौतिक विज्ञान की क्लास पूरी मिल जाएगी, है ना? फिजिक्स वाली क्लास। और फिर उसके बाद मेरी जो क्लास होगी प्यारे बच्चे वो 8 बजे से होगी रसायन विज्ञान की। तो मेरे प्यारे बच्चे, और ये YouTube पर धमाका होना चाहिए और आज सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। क्या आप लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं प्यारे बच्चे? हाँ, ये दोनों क्लासें हैं YouTube पर प्यारे बच्चे, तो क्या आज धमाका नहीं होना चाहिए YouTube पर? है ना? बताओ, जो भी होगा, है ना? 1 से 1.5 घंटा, बहुत ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। 1 से 1.5 घंटा का क्लास होगा प्यारे बच्चे। रिकॉर्डेड नहीं होगी, और रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं तुमको बबुआ, गलत बात है। रेडी रहिएगा, मजा आएगा। धमाका होना चाहिए, ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चे। जितना हम मेहनत करते हैं, अगर आप लोग उतना प्यार दिखा दीजिए, है ना, तो ये दिल गदगद हो जाता है, ये रोवा खड़ा हो जाता है यार, ये रोवा खड़ा हो जाता है कि बताओ कि इतना प्यारा बच्चा है, इतना प्यार करता है, इतना है लोग, तो काहे लिए इस जो जिम्मेदारी दी है इस कंधे पर उठाने के लिए। एक माँ बाप होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बढ़िया तरीके से निर्वहन करते हैं, तो हम लोग गुरजन हैं प्यारे बच्चे, अपने लाडलों के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ही। ये जिम्मेदारी अगर आप दिए हैं, तो ये जिस जिम्मेदारी से भागना नहीं, मन लगाकर हमको पढ़ाई करना है। ठीक है ना? तो सपोर्ट मिलना चाहिए प्यारे बच्चे, और एकदम धुआं मचना चाहिए दोनों क्लासों में।
ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे एक बार जरूर बता दीजिए, फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ क्लास आज का कैसा लगा। एक लिख रहा है कि हम पाकिस्तान से क्लास देख रहे हैं। चलो भाई, पाकिस्तान वाले भी मेरी क्लास देखते हैं। ठीक है, क्लास कैसा लगा लाडलो? ठीक है प्यारे बच्चों, तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से पूरी ताकत लगा दो प्यारे बच्चे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमने कहा था ना आपसे कि ना शौक ना शोहरत ना किसी और प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है तो सिर्फ अपने बाप के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। उस नाम को रोशन करने के लिए आप बढ़िया तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करिए, अच्छा अंक अर्जित करिए, यही हमारी शुभकामना है प्यारे बच्चे। और साथ ही एक अच्छे नागरिक और अच्छे कामयाब इंसान बन जाओ, बस माँ बाप का नाम रोशन हो जाएगा। तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।